अब एकदम कॉल ऑफ द आवर पे आते हैं। आप न्यूली सिलेक्ट हुए हो एज अ ग्रेजुएट प्रोग्रामर फिडिलिटी। आप हमें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा फिडिलिटी के बारे में बताइए और आपका कैसे एक्सपीरियंस था इंटरव्यूइंग एट फिडिलिटी एंड कितने राउंड्स आपने फेस किए, कैसा था थोड़ा सा बताइए हमें आइडिया। जी, हमारा जो फिडिलिटी इंटरनेशनल का एग्जामिनेशन प्रोसेस था बहुत ही स्मूथ एंड क्लियर था और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। इसमें फर्स्ट हमारे बेसिकली So hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are back with a new video. So we have Steve Venture with us, who is a pro community leader and a newly graduate programmer at Fidelity, who is also a ex-research and development intern at Samsung Press and a Wipro MuleSoft Hackathon winner. Hi Shitish, welcome to meet you. So आपके बारे में तो मुझे बहुत कुछ जानना है, बट आप मुझे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में और आपका जर्नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सौरभ, ये आपने मुझे इतनी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। बेसिकली आम क्षितिज, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया, करंटली आई एम परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये अभी वी आर पासिंग थ्रू द फाइनल ईयर एंड आफ्टर फ्यू मंथ विल कंप्लीट आवर ग्रेजुएशन इन दिस फील्ड। एंड एज यू टोल्ड, आई वाज आल्सो a community leader in college campus and that society named as Career Development Hub. And I also worked as an intern in Samsung Prison as R&D intern. Apart from that, I'm also Wipro MuleSoft in 2022 hackathon winner. तो क्षितिज, आप बहुत सारे कम्युनिटीज में आप इन्वॉल्व हो ऑलरेडी, बट आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि आप कौन कौन से कम्युनिटीज में इन्वॉल्व हो और आप क्या वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दी। जी, अगर स्टार्टिंग फेज से बात की जाए इन कॉलेज की फर्स्ट ईयर की जर्नी से, देन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था डिफरेंट कम्युनिटीज में एंट्री पाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनके उस टेस्ट में फेल होते चला गया। जब सेकेंड ईयर आई हमारी बीटेक की, तो हमारे कॉलेज की जो कोडेक्स कम्युनिटी ऑफिशियल कोडिंग क्लब ऑफ आवर कॉलेज, उसमें मैं एज ए मेंबर सेलेक्ट हुआ आफ्टर पासिंग दी ऑल द क्राइटेरियाज। उसके बाद ये ना एसएलसी में मैं कोड मेंबर में गया स्क्वाड ट्रेडिंग क्लब एज ए पीआर लीड। आफ्टर दैट मैं उस समय हमारे कॉलेज में एक क्लब फॉर्म हुई थी, कोडिंग चैट क्लब, जो बाद में फर्दर चेंज हो गई कैरियर डेवलपमेंट हब में। उसमें मैं एज ए कोड मेंबर सेलेक्ट हुआ, फिर एज ए एमसीक्यू लीड काम किया। In last year, I selected as a coordinator in that club. Wow, great. Thank you, Saurabh. And आप इतने सारे कम्युनिटीज में आप इन्वॉल्व हो, वाह। तो इससे आपका पॉपुलैरिटी भी कॉलेज में बहुत ज्यादा होगा, नो डाउट। तो क्षितिज, आप बताओ कि आप इतने सारे कम्युनिटीज में हो, तो आप आपके हिसाब से आपके इस कम्युनिटीज में इन्वॉल्वमेंट होने से आपके लाइक जर्नी में या फिर आपके टेक्निकल नॉलेज में, आपका पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है? अगर सौरभ आप कम्युनिटीज की बात करें तो कम्युनिटीज कॉलेज में सोसाइटी एंड कम्युनिटी हमारे लाइफ में बहुत अच्छी रोल प्ले करती है। मीन्स आप इसमें ये सीख पाते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। एक मेनली जो प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, वी कैन से दैट डेवलप्स इन द सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग है ना ये पब्लिक रिलेशन सीखते हैं कि कैसे किसी सामने वाले बंदे को हम इम्प्रेस कर, मीन्स है ना कैसे हम घुल मिल सकते हैं उसमें से। उसके अलावा कम्युनिटी हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक एंड हाउ वी कैन वर्क इन टीम। सर हम जान रहे हैं आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे मेन चीज़ है टीम वर्क, टीम बिल्डिंग। हम टीम इंडिविजुअल बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट टीम में काम करने अपने आप में एक चैलेंज है। मेन चीज़ मुझे लगता है कम्युनिटी हमें टीम वर्क सिखाती है, जो कॉलेज लाइफ से ही हमें ट्रेंड कर देती है। वाह, तो आप कम्युनिटी में आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एज अ लीड हो, तो आप नॉट ओनली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स ग्रो होते हैं, बट ऑल्सो यू लर्न अबाउट वर्किंग इन अ टीम, यू लर्न अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज, यू इम्बाइब लीडरशिप क्वालिटीज एंड लॉट मोर। तो क्षितिज, आप एक चीज बताओ, आप इतने सारे कम्युनिटीज में हो, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। सॉर्ट टाइम मैनेजमेंट तो हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर से ही सीख जाते हैं। जब कॉलेज में आते हैं एकेडमिक्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये मुझे लगता है बीटेक हमारी ऐसा जर्नी है जो हमें लाइफ टाइम के लिए हर एक सिचुएशन के लिए ट्रेंड कर देता है।
So I can think each and every BTech student is, so much good in time management. गॉट इट। क्षितिज, आप अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आपने कब अपना प्लेसमेंट का प्रिपरेशन चालू किया, कैसे किया, और आप अपने हमारे व्यूअर्स को थोड़ा टिप्स एंड गाइडेंस दीजिए कि कैसे हम वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना जर्नी। एक्चुअली सौरभ ये लास्ट ऑफ सेकेंड ईयर के लास्ट टाइम से स्टार्ट हुआ, और वी कैन से इन दिस लास्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर ऑफ बीटेक जर्नी। उस टाइम एक हम हैकर रैंक ये सब पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एंड प्रॉब्लम्स ये होती थी कि हम क्वेश्चन टैकल ही नहीं कर पाते थे। वो क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल, मीडियम लेवल की रहती थी, पर हमें समझ ही नहीं आती थी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उस वक्त है ना, हमें डिमोटिवेट टाइप फील होता था कि हम प्लेसमेंट ले पाएंगे कि नहीं कॉलेज में, ऐसा या ना पेरेंट्स के उम्मीद पे खड़े हो उतर पाएंगे कि नहीं। उसके लिए उस समय से मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया। फ्रेंड्स ने इसमें बहुत सपोर्ट किया। जैसे उसमें हम क्या करते थे, अपन लोगों ने अपने फ्रेंड्स का एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था। उसमें हम डेली चैलेंज लेते थे, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डे और लेवल। अब वो सॉल्व करते थे, हम उससे उधर अपना सॉल्यूशन शेयर करते थे। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाते थे, तो हमारे फ्रेंड्स एक दूसरे को हम सपोर्ट करते थे, मतलब गाइड करते थे कि किस वे में हम अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। After that, in third year, we came to know about that soft skills and aptitude are also two major pillars for placements. उस समय से हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, ये सब पे वर्क करना स्टार्ट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेन दैट इज सॉफ्ट स्किल्स एंड द कम्युनिकेशन पार्ट, because we have to give interview and they will judge our, apart from technical skills, they are going to judge our soft skills. Therefore, we also start working on our soft skills in the third year of our BTech. वाओ क्षितिज, वाओ। एंड इससे हमारे लिए एक बहुत वैल्यूबल गाइडेंस ये है कि आप जब भी आप एक हॉस्टल में रहते हो, आप एक इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे आपके साथ और भी पीयर्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपना टीम फॉर्म कर लो, या फिर आप ऑनलाइन में भी हो तो आप अपना टीम फॉर्म कर लो, वर्चुअल पीयर्स बना लो और उनके साथ आप कोलैबोरेट करके सीखो। तो इससे क्या होता है कि आप जो आप नहीं समझ पा रहे या फिर आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो दूसरे आपको पीयर हेल्प कर देगा, राइट। तो क्षितिज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे होगा कि आप मुझे बताइए, बहुत सारे थर्ड ईयर के बच्चों को, मोस्टली सभी को ये डाउट रहता है कि भैया कोडिंग कैसे मैनेज करें, हम सॉफ्ट स्किल्स करें या फिर एप्टीट्यूड करें या फिर प्रोजेक्ट्स करें थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर तो रहा 1 साल ही, पर उसमें मैनेज कैसे करें? आपने अपने टाइम में कैसे किया था, और अगर आपने सारे को मैनेज किया था तो आप कैसे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे? सौरभ, बेसिकली अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर हम सभी जानते हैं बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल रहता है, बिकॉज थर्ड ईयर हमारे बीटेक लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उसी में आते हैं, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कह सकता हूँ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, कंप्यूटर साइंस या ये जो भी ब्रांचेस रहते हैं उनके मेन एंड कोर सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे अपन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो अपन टेक्निकल की बातें कर रहे हैं, तो इसमें कोडिंग, प्रोजेक्ट्स, ये सब मुझे लगता है अगर हम एक पे भी अच्छा कमांड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे पे दे ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वो सभी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोडिंग बेसिकली हमारे जैसे 10th 12th में हम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले में दिक्कत होगा, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, धीरे धीरे जैसे हम उसके टुवर्ड्स आगे बढ़ते चलेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सेम मैथमेटिक्स की तरह ये कोडिंग में लागू होता है। एंड आई थिंक कोडिंग इज ओनली अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हम सिंटैक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। अब बात रही प्रोजेक्ट्स की, अगर आप कोडिंग में अपने आप का लॉजिकल बिल्डिंग अच्छा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप प्रोजेक्ट्स अच्छा कर। प्रोजेक्ट्स है क्या? रियल लाइफ प्रॉब्लम का कुछ भी सॉल्यूशन फाइंड करना। और आई थिंक अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड और पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपका लॉजिकल बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, उसे आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में। ट्रू। उसके उसके बाद बात रही एप्टीट्यूड की। जब आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मुझे लगता है एरे से आगे जैसे मैट्रिसेस में आप घुसते हैं, मीन्स मल्टी डायमेंशनल एरे, वहां से ही हमारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। सेम एप्टीट्यूड में होता है। एप्टीट्यूड में बस है कि वो हमें पेपर एंड पेन पे सॉल्व करना है, टाइम शेड्यूल करना है। और सॉफ्ट स्किल्स की बात रही, वो डे टू डे प्रैक्टिस। सॉफ्ट स्किल्स नॉर्मल ये है कि जैसे अपन ग्रुप में बैठते हैं तो ग्रुप में एक दूसरे की पर्सनालिटी जज करना चालू कर दें। एक और मिथ है कि सॉफ्ट स्किल्स इज स्पीकिंग इंग्लिश। सॉफ्ट स्किल्स इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, वो इनफैक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आई कॉन्टेक्ट, हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत छोटा सा पार्ट है उसका।
वो ऐसे करके हम टाइम मैनेज करके अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और जो बीटेक की दो सब्जेक्ट्स की हमने बात की, ओएस एंड डीबीएमएस, अगर आप उस पर थर्ड ईयर पे कमांड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप आधी बीटेक ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। जरूर जरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्षितिज ने कहा है। तो जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, सॉफ्ट स्किल्स इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी डू, यू प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल। और जरूरी नहीं है कि सॉफ्ट स्किल हमेशा इंग्लिश में ही बात करना होता है, कोई भी लैंग्वेज में, बट आप दूसरे को कन्वे कर सकते हो। एप्टीट्यूड इज सॉल्विंग मैथमेटिक्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एंड कोडिंग तो नो डाउट आपको प्रैक्टिस चाहिए। एंड इसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स भी है जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है, बट कोर सब्जेक्ट्स क्षितिज ने वेरी इंपॉर्टेंटली मेंशन किया है। ओएस डीबीएमएस सीएन बहुत ही मैंडेटरी है फॉर इंटरव्यूज। सो क्षितिज, एक चीज बताइए, हमारे कॉलेज में अभी सैमसंग प्रिज्म न्यूली स्टार्ट हो रहा है। बहुतों को पता है सैमसंग प्रिज्म क्या होता है, बहुतों को मैक्सिमम को पता नहीं है कि सैमसंग प्रिज्म में होता क्या है। तो आपने सैमसंग प्रिज्म में आप प्रीवियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटर्न रहे हो, तो आप अपने बारे, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और लास्टली आप कुछ टिप्स हमें बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कैसे उस प्रोग्राम को एज कर सकते हैं। एक्चुअली सैमसंग प्रिज्म प्रोग्राम हमारे कॉलेज में 1 साल के गैप के बाद आई है। इट्स अ सो मच नाइस प्रोग्राम। मैं कह सकता हूँ ये हमें सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर से ही इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी देती है। इंटर्नशिप में हम सभी जानते हैं कि हम अपने कॉलेज लाइफ में ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हाउ वी हैव टू टेकल प्रॉब्लम इन द कॉर्पोरेट लाइफ। और सैमसंग प्रिज्म प्रोग्राम के बारे में बेसिकली बात करूं तो एक्चुअली ये सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर की एक प्रोग्राम है, SRIB बैंगलोर। इसमें वो स्टूडेंट्स का पहले टेस्ट लेते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की हमारे टाइम में 3 क्वेश्चंस रहते थे। कोडिंग मैंडेटरी, या कोडिंग फॉर एंट्रेंस ओनली। उसके बाद अगर हम वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज से टेस्ट क्लियर करते हैं उसमें से टीम फॉर्मेशन होता है। Each team contains 4 to 5 students or either 3, और अपार्ट फ्रॉम दैट हर टीम को एक वर्कलेट एलोकेट होती है। और वर्कलेट के साइज के अकॉर्डिंग उस सैमसंग की तरफ से 2 मेंटर्स एलोकेट होते हैं जो चीफ इंजीनियर लेवल के रहते हैं। हम सभी जानते हैं सैमसंग के चीफ इंजीनियर मतलब ST3 लेवल। एंड उसके अलावा कॉलेज के जो टॉप प्रोफेसर रहते हैं वो एलोकेट होते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो हमें सैमसंग की तरफ से 2 बहुत अच्छे मेंटर एलोकेट हुए थे, डोरा पवन सर एंड भानु सर। और हमारे कॉलेज से 2 ही बहुत ही अच्छे प्रोफेसर भी हमें मिले थे। पहले थी हमारी अनुकंपा मैम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है अपनी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, और दूसरे थे अपने डॉक्टर सुजीत दास सर जो हेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है हमारे कॉलेज में। और उसके बाद मेरी टीम में जो टीममेट्स थे, एक है सिद्धांत जायसवाल जो करेंटली इंफॉर्मेटिका में वर्क कर रहे हैं। And apart from that, Abhinava Ray Bhaiya was there, currently who is ST in Blue Optima. Wow. Yeah, you are also also his teammate in hackathon. Yes. Yeah. उसके बाद हमें जो NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो कि NLP का एक पार्ट है उस पे ID पे वर्क करने को मिला था। मीन्स वी गॉट अ टास्क टू जनरेट ए VS Code लैंग्वेज एक्सटेंशन। मीन्स वी हैव टू ट्रेन डिक्शनरी इन दैट कि हाउ आवर लैंग्वेज एक्सटेंशन इज गोइंग टू वर्क। जैसे कि Eclipse ID में हम देखते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स जो जावा में Eclipse ID वर्क करते हैं कि किस बटन को हम प्रेस कर रहे हैं तो उसका कंपाइलेशन किस बटन से हो रहा है, एरर किस बटन से चेक हो रहा है। वैसे ही हमें खुद का एक ID डेवलप करना था उधर। अच्छा। या हमें डिक्शनरी है ना मेंटेन करना था। डिक्शनरी जैसे नॉर्मल मंथ रिव्यू होती थी सैमसंग पेज में। अच्छा। और 2 मेन रिव्यू हुई थी, मिड रिव्यू एंड एंड रिव्यू, जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था। और उसके बाद आपको एज ए इंटर्न सर्टिफिकेट मिलता है, वर्चुअल इंटर्न। हमारे टाइम में वो वर्चुअल इंटर्न सर्टिफिकेट था बिकॉज दैट वाज कोविड टाइम। और उसके अलावा आपको बहुत ही अच्छी पर्क्स भी मिलती है एंड वेलकम किट भी मिलती है इस प्रोग्राम में, जो हम सभी जानते हैं गुडीज हम इंजीनियर्स के लिए अमृत की तरह होता है। श्योर डेफिनेटली, बहुत इंटरेस्टिंग। और इससे आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है, राइट? तो क्षितिज में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने प्रेस्टिजियस विप्रो म्यूलसॉफ्ट हैकाथॉन जीता है। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आपने किस प्रोजेक्ट पर काम किया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल इतना बड़ा हैकाथॉन जीतना। जी एक्चुअली हम बताएं, जब हमने हमारा नाम सेलेक्ट हुआ था हमारे कॉलेज की तरफ से विप्रो म्यूलसॉफ्ट हैकाथॉन के लिए, पहले तो हम डरे हुए थे।
हमें लग ही नहीं पा रहा था कि हम कर पाएंगे। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर इंडिया के सारे मैक्सिमम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे उसमें। उसके बाद बहुत ही हमारे जो कॉलेज की तरफ से राज होता सर, जो इसके ऑर्गेनाइजर और कह सकते जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था हमारे कॉलेज की तरफ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कि गो एंड शो योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। उसके बाद हमने डिसाइड किया, एक टीम फॉर्मेशन हुआ। उस टीम में मैं था, हमारे टीम लीडर थे राहुल आनंद साहू, नीरल, सुमन मोर, ये हमारी 4 मेंबर्स की टीम थी। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से हमने सिलेक्ट किया था B2B मैनेजमेंट से, B2B इनवॉइस जनरेटर, और हमारी मेंटर थी रूपिका अरोड़ा मैम फ्रॉम विप्रो इटसेल्फ। उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट में हमारा बेसिकली ये हमें बनाना था कि पहले से डेटा सेट अवेलेबल था कि जैसे B2B नाम से कंफर्म बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, एक मोबाइल कंपनी क्या ना जो अपने मोबाइल स्पेयर पार्ट रखती है वो दूसरी कंपनी से करती है, वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर। ऐसे बिजनेस टू बिजनेस का हमें इनवॉइस जनरेट बनाना था। उसमें ये प्रिडिक्ट करना था हमें कि जो कस्टमर है वो है ना कब पे करेगी कि नहीं, हमने जो है सामान सेल किया अब पे करेगी तो किस डेट को करेगी। तो हमें प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग स्टडी करना था। और उसके बाद मेन इसमें क्या था, म्यूलसॉफ्ट हैकाथॉन में म्यूलसॉफ्ट एपीआई तो यूज करना ही था। हमें समझ नहीं आता हम हमारे प्रोजेक्ट में कौन सा एपीआई यूज करें म्यूलसॉफ्ट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो लास्ट में हमने ये सॉल्यूशन का है, हमने म्यूलसॉफ्ट मेल एपीआई यूज किया। जो मॉडल हमारी ट्रेन करके जो इनवॉइस जनरेट कर रही थी प्रीवियस डेटा को रेट करके कि हमारे जो बायर्स हैं उन्होंने लास्ट टाइम क्या क्वांटिटी में सामान मंगवाया था, उसका जो पेमेंट था कितने पार्ट्स में किया, अगर सिंगल टाइम किया तो कितने दिन के बाद किया। तो उसी हिसाब से हमारी मॉडल ये पहले प्रेडिक्शन रेट निकालती थी कि ये जो बायर है वो कब तक है ना हमें इस बार पे करने जा रहे हैं, और उसका वो इनवॉइस जनरेट होता था। एंड म्यूलसॉफ्ट एपीआई की हेल्प से वो ऑटोमेटेड वो मेल चला जाता था हमारे बायर्स के मेल आईडी पे, जो हमारा मैनुअल वर्क भी बचाता था। वाह, अमेजिंग। तो कितना चीज आप ऑटोमेट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट टू विनिंग टाइटल की भी होना ही चाहिए। तो क्षितिज, अब एकदम कॉल ऑफ द आवर पे आते हैं। आप हमें बताइए कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आप न्यूली सिलेक्ट हुए हो एज अ ग्रेजुएट प्रोग्राम फिडलिटी, आप हमें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा फिडलिटी के बारे में बताइए, और आपका कैसे एक्सपीरियंस था इंटरव्यूइंग एट फिडलिटी, एंड कितने राउंड्स आपने फेस किए, कैसा था, थोड़ा सा बताइए हमें आइडिया। जी, हमारा फिडेलिटी इंटरनेशनल का एग्जामिनेशन प्रोसेस था बहुत ही स्मूथ एंड क्लियर था और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। इसमें फर्स्ट हमारे बेसिकली 3 राउंड्स गए थे। फर्स्ट राउंड वाज है ना रिटन राउंड, दैट वाज है ना ऑनलाइन बेस्ड। उसके बाद सेकंड वाज टेक्निकल इंटरव्यू, एंड लास्ट वन वाज HR इंटरव्यू राउंड, ऑल वेर इन ऑनलाइन मोड। इसमें फर्स्ट राउंड जो हमारी हुई थी उसमें हमें टेक्निकल क्वेश्चंस मिला था, एक सिंगल कोडिंग क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस वेर फ्रॉम क्लाउड, OS, DBMS, networking, and aptitude also. And apart from that, reasoning questions were also there. Mainly जो coding question जहाँ तक मुझे याद है वो कुछ इस टाइप का था। There was a given array, और array में एक कोई k पोजीशन है, and k पोजीशन में कुछ सेलेक्टेड आइटम ही हमें रीच करना है। मीन्स एक k पोजीशन दिया हुआ, वहाँ डिफरेंट फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, और उस पोजीशन तक में कितने तरीके के फ्लावर पॉट रखे हुए हैं वो रीच करना था। अगर 2 सिमिलर पॉट थे तो वो सिंगल काउंट होते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं जैसे हमारा नॉर्मल क्वेश्चन रहता है एरे का कि है ना टोटल है ना एक एरे दिया हुआ, वहाँ डिफरेंट नंबर्स पीरियड है, वहाँ टोटल कितने नंबर्स पीरियड, अगर 2 बार 2 रिपीट हो गया तो 1 बार ही काउंट होगा। उसमें ये इन्होंने क्या किया था, एक सब एरे देके वो सब एरे के अंदर हमें फाउंड करना था। ये मेन फंडा था उस क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक्निकल राउंड था। टेक्निकल राउंड बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज आस्क्ड टू राइट द कोड ऑन स्टैक एंड क्यू बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। आफ्टर दैट आई फेस्ड क्वेश्चन ऑन माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स। तो आपने जब स्टैक एंड क्यू पे क्वेश्चन दिखाया उसमें अपने स्क्रीन शेयर किया, क्या उसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस आप पूछेंगे?
फॉलो अप क्वेश्चन में इस सेंस में आए थे कि ये जो अप्रोच आप कर रहे हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहाँ तक जा रहा है, आप इसके अलावा इसका अल्टरनेट मेथड क्या यूज कर सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यू में हमसे प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस किए गए थे। यही जो आपने हैकाथॉन इंटर्नशिप किया है इसके ऊपर भी हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपका क्या रोल रहा था उसमें, टीम वर्क आपने किया था कि नहीं अच्छे से किया था। उसके अलावा पजल क्वेश्चंस थे एंड पजल क्वेश्चन जो थी वो बाइनरी सर्च के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो अगर पूरे सब कुछ समराइज करें तो आप जब कोडिंग इंटरव्यूज में रहते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना पड़ता, बट आपको पूरी इन डेप्थ उसे समझनी पड़ती है। आपको कम्प्लेक्सिटी समझ में आना चाहिए, आप क्या कोड वो क्या कर रहा है, उसके हर एक स्टेप में क्या हो रहा है वो समझ में आना चाहिए। प्लस आप जब एप्टीट्यूड या फिर सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हो तो आपको आप उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत प्रैक्टिकली समझना चीजें को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप इवन पजल्स भी जब सॉल्व करते हो तो आप क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हो वो बहुत मैटर करती है, राइट। तो क्षितिज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को, इवन मेरे को भी ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि किस टाइप के किस लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने एक दो एग्जांपल तो हमें बताया, आप हमें और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपको आपके अकॉर्डिंग किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने तो बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हैं और एक दो एग्जांपल आप दे दो कि क्या क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इंटरव्यू के सॉल्व तो उसकी कोई डिफिकल्टी लेवल पहले से नहीं रहती। वो मे बी इजी भी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, दैट्स डिपेंड अपॉन इंटरव्यूअर माइंड्स कि वो उन्हें आप में से कौन सी क्वालिटी जज करनी है। वो बेसिकली आपके जीडी पे बेस्ड हो सकता है, आपके रिज्यूमे पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम कॉमन क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए जाने से पहले। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए, एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, बीएसटी, ये सारी चीजों पे। उसके अलावा जैसे डीबीएमएस क्वेरीज हमें लिखनी आनी चाहिए और कुछ है ना क्वेरीज के जो कॉमन क्वेश्चंस है उस पर भी हमें अच्छे से कमांड रखना चाहिए। उसके बाद जैसे वो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हो गए हमारे, ओएस, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये सब अच्छे से क्लियर रहने चाहिए फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू। एंड उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स जिस पे आपने काम किया है उसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। यू शुड एबल टू प्रेजेंट दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। और क्षितिज, ये सब सीखे तो सीखे कहाँ से? जैसे कि हमने स्टार्टिंग बात किया था, डे टू डे प्रैक्टिस। अच्छा। And there are multiple websites, Reach, HackerRank, आप उनको leverage कर सकते हो। And apart from that, from beginning of engineering life, we should have solved daily and at least 10 to 20 questions on these sites like HackerRank, HackerEarth. After some time, we should move towards LeetCode and all these type of sites on the basis of level. First of all, we should solve basic level questions at school level. After that, we should move towards moderate, then towards advanced. Like this, we should follow these steps. Wow, great. So, क्षितिज, at last मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप थोड़ा शेयर करिए हमें। एक्चुअली फ्यूचर गोल्स अभी मेरा कि ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद अच्छे से काम करना, वहाँ अच्छे से अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जो भी प्रोजेक्ट एलोकेट होती है उस पर वर्क करना। एंड इस पर डेली मेरा मेन गोल यही है, जहाँ भी जाऊँ वहाँ कुछ सीखने को मिले। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन एट एवरी प्लेसेस। वाह क्षितिज, आपका थ्रू आउट ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंसाइटफुल रहा एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत सीखे हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक्स अ लॉट।